हेलो स्टूडेंट, रजवान क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने लास्ट वीडियो में साइंस स्टार्ट की थी 8th क्लास की। उसमें हमने फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया था जिसका नाम था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो हमने उसमें फसल के बारे में पढ़ा था, फसल को जाना था कि क्या फसल होती है, फसल की परिभाषा क्या होती है, फसल की जो ऋतु होती है, फसलों को 3 ऋतु में बांटा जाता है। तो रबी की, खरीफ की और जायद की। तो हमने रबी और खरीफ की ही हमने ऋतु के बारे में पढ़ा था, क्योंकि हमारे कोर्स में 2 ही ऋतु के बारे में बताया गया है। उसके बाद हमने फसल की जो पद्धतियाँ होती है, फसल की जो चरण होते हैं, खेती के जो चरण होते हैं, उसकी बात की थी। उसमें हमने 3 फसलों के जो चरण थे वो हमने कर लिए थे। जिस प्रकार जैसे मिट्टी को तैयार करना, बुआई करना, खाद व उर्वरक देना। तो हमने खाद के लाभ भी हमने पढ़ लिए थे लास्ट वीडियो में। हमने फिर उसमें खाद और जो उर्वरक है उसमें से बेस्ट कौन सी है और उसके जो अंतर है वो कौन से हैं, क्या है अंतर, तो इसके बारे में हमने जो लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था। आज हमारा उसके आगे का जो हमारा लेसन है वो है हमारा आगे चौथा, जो हमने चरण है, 3 चरण करने के बाद हमारी आगे है चौथा चरण जिसका नाम है सिंचाई। तो सिंचाई को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके लाइक ज़रूर कीजिए, और शेयर के पास एक बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मैं जितने जो आपको वीडियो अपलोड करूँगी वो उसका आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो उसको ज़रूर दबाइए। तो हम अब स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक में आते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अब चौथा, जो सिंचाई है। सिंचाई क्या होती है? किसी भी समय, निश्चित अंतराल, समय समय पर खेत में जल देना ही सिंचाई कहलाता है। या निश्चित अंतराल बोल लो या समय समय पे बोल लो, एक समय आता है जिसमें पौधों को पानी देना आवश्यक होता है। तो निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की अगर डेफिनेशन आए, पूछी जाए, तो आप ये जवाब दे सकते हो कि सिंचाई क्या होती है? निश्चित अंतराल या समय समय पर खेत में पानी देना या खेत में जल देना ही सिंचाई कहलाता है। अब बात आती है कि सिंचाई किन स्रोतों के द्वारा होती है। वैसे तो कुएं, नलकूप, बावलिया और इनके द्वारा सिंचाई की क्या ये स्रोत है, परंतु जो पारंपरिक स्रोत क्या थे, पहले किस प्रकार सिंचाई की जाती थी और आधुनिक रूप से किस प्रकार जो सिंचाई की जा रही है। तो सिंचाई करने के 2 प्रकार के स्रोत हैं, सिंचाई के पारंपरिक स्रोत, सिंचाई के आधुनिक स्रोत। पारंपरिक की बात करें तो कि पहले किस प्रकार किसान जो सिंचाई करता था, मोट, चैन, पंप, ढेकली, रहट, ये कुछ सिंचाई के साधन हैं जिस से क्या खेत में सिंचाई की जाती थी, पौधों को पानी दिया जाता था किसान के द्वारा। तो जो चित्र है मोट में जो किसान है कुएं से पानी खींचता था और जो जिस भी पात्र से वो पानी को देता था और क्यारी के माध्यम से वो जो फसलों को पानी दिया जाता था उसके द्वारा। ढेकली में पानी को किसान ही देता था। वो क्या करता था कि जो कुएं से पानी है वो एक पत्थर के सपोर्ट से, एक लकड़ी के सपोर्ट से वो पत्थर को दबाता था, जिससे पानी ऊपर आ जाता था। और जब पानी ऊपर आने के बाद वो पानी को लेता था और फसलों को देता था। रहट में जो मवेशियों के द्वारा, जो उनके पास जो पशु होते हैं जिनकी सहायता से खेती की जाती है, तो उसके द्वारा वो पानी को फसलों को पानी देता था। तो ये कुछ पारंपरिक स्रोत है जो पहले किसान इन स्रोतों से ही पानी दिए जाते थे। आधुनिक स्रोतों में डीजल पंप, विद्युत पंप। डीजल पंप और विद्युत पंप में जो मोटरें होती है, डीजल पंप के द्वारा या मोटर के द्वारा आजकल जो आधुनिक रूप से इनके द्वारा खेती की जाती है। तो ये आधुनिक स्रोत है। अब सिंचाई करने के बाद अब सिंचाई की कौन कौन सी विधियाँ होती है, किन विधियों से पानी दिया जाता है, किन विधियों से खेती की जाती है, जो खेत को पानी दिया जाता है, जल दिया जाता है, तो वो विधियाँ हैं सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मितव्ययता से मतलब जितना हमें उपयोग है हम उतना ही करें, वेस्ट पानी को ना करें, आवश्यकता अनुसार ही हम पानी का उपयोग करें। तो इसकी 2 विधियाँ हैं आधुनिक रूप से। मुख्य विधि 2 है, पहली है छिड़काव तंत्र विधि, दूसरा है ड्रिप तंत्र विधि। तो हम पहले छिड़काव विधि के बारे में पढ़ते हैं कि छिड़काव विधि क्या होती है। छिड़काव से ही नाम आ गया, छिड़कना, पानी को छिड़कना, पौधों पर पानी को छिड़क के
उनको उनकी सिंचाई करना। तो छिड़काव तंत्र विधि में इस विधि का उपयोग असमतल होती है, पूरी तरह से समतल ना हो, सीधी ना हो, उबड़ खाबड़ हो, जमीन ऊपर नीचे हो, तो असमतल भूमि में इस विधि का उपयोग किया जाता है जल देने के लिए। जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो वहाँ पे खड़े जो सीधे नल होते हैं उनको लगाया जाता है और उनके ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगाए जाते हैं। किस प्रकार, जैसे आपको दिखाई दिया, ये एक मोटर से जुड़ा हुआ है। इसके क्या एक खड़े, ये देखो खड़े नोजल है और इसके ऊपर एक नोजल लगा है, खड़े पाइप है, उसके ऊपर एक नोजल लगे होते हैं और ये क्या घूमते हैं पानी को। जब पानी यहाँ से जाता है तो घूम घूम कर ये पानी का छिड़काव पूरी फसलों में कर दिए जाते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। एक निश्चित दूरी है, इनमें बीच बीच में दूरी है, और एक दूरी के बाद एक ये निश्चित एक पाइप से जुड़े होते हैं जहाँ से पानी दिया जाता है। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वहाँ पे वो घूमते हुए जो नोजल होते हैं वो बाहर की ओर निकलते हैं और पानी का छिड़काव करते हैं। तो इसका जो उपयोग है, इस विधि का जो उपयोग है पौधे पर इस प्रकार होता है, जैसे कि बारिश का जो पानी होता है, वर्षा होती है, उस प्रकार इनको फसलों को पानी दिया जाता है जैसे कि बारिश हो रही है। इसमें छिड़काव, इस विधि से जो छिड़काव है, इस विधि का जो उपयोग है वो ज़्यादातर लॉन हो गया, गार्डन होते हैं जो, उसमें दिया जाता है। कॉफ़ी के जो खेत है, ये खेत है, इसको खेत लिखो, खेत है, खेत कॉफ़ी के खेत में किया जाता है, या अन्य कोई फसल होती है उसमें किया जाता है। तो फसलों में ये अत्यंत उपयोगी होती है छिड़काव तंत्र विधि। तो छिड़काव तंत्र विधि का ये नामांकित एक चित्र है जो जिसमें आप यहाँ पे आप लिख सकते हो मोटर, और ये खड़े जो नोज़ल है, खड़े पाइप है, और इसके ऊपर आप लिख सकते हो ये नोज़ल है, और ये एक मुख्य पाइप है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मुख्य पाइप। तो ये छिड़काव तंत्र विधि का चित्र है। आगे मैंने बात बताया था कि दूसरी विधि है ड्रिप तंत्र विधि। ड्रिप इंग्लिश का वर्ड है, ड्रिप मतलब होती है बूंद। तो बूंद विधि या ड्रिप तंत्र विधि, तो बूंद नाम से ही आपको पता है कि इसमें बूंद बूंद कर पानी देना होगा। तो इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में पानी गिरता है। किस प्रकार गिरता है, ये एक मुख्य पाइप है, उसमें खड़े नोजल लगे हुए थे और इसमें जमीन की सहायता से नोजल लगे हुए, नोजल नहीं पाइप लगे हैं, और पानी छिद्र से इनकी जड़ों में जा रहा है। देखिए आपको चित्र की सहायता से आपको पता चल जाएगा। इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, जो फलदार होते हैं पौधे होते हैं, बगीचे होते हैं, वृक्षों को पानी देने के लिए ये एक उत्तम सबसे अच्छी विधि को कहा जाता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, मतलब वेस्ट नहीं होता। इस विधि में पानी बिल्कुल खराब नहीं जाता। इसमें जो पानी है उसकी मात्रा बिल्कुल निश्चित होती है, पौधों की जड़ों तक सीधे पहुंच जाती है। ये विधि जल की कमी वाले क्षेत्रों में अधिक होती है। जहाँ पे जल कम होता है, जल की कमी होती है, इन क्षेत्रों में ये विधि अधिक उपयोगी होती है। तो ये दो प्रकार की विधि है, ड्रिप तंत्र विधि और छिड़काव तंत्र विधि। तो आपको यहाँ आपको नोजल आपको पाइप एक ही दिखेंगे और उसमें खड़े थे, और इसमें ये नीचे ज़मीन की सहायता से बूंद बूंद करके इनको पानी दिया जाता है, जड़ों में पानी पहुँचता है। तो ये ड्रिप तंत्र विधि का चित्र है। आगे हम पांचवा है हमारा खरपतवार से सुरक्षा। चौथे के बाद पांचवें सुरक्षा हमने सिंचाई पढ़ ली है। अब पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा। अब खरपतवार क्या होता है, आपने देखे होंगे जब हम पौधा या किसी पौधारोपण करते हैं, पौधे के साथ कुछ दिन बाद कुछ अन्य पौधे भी साथ में उग जाते हैं। वो जो हमने उनको उगाए हैं नहीं, वो वेस्ट होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता, तो वो उन्हीं पौधों को क्या बोलते हैं, खरपतवार कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। खरपतवार खेत में कई अन्य अवांछित उपयोगी नहीं होते पौधे प्राकृतिक रूप से अपने आप ही फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को ही क्या कहते हैं, खरपतवार। प्रश्न आया खरपतवार किसे कहते हैं, तो आप जवाब दीजिए। खेत में अन्य कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इन्हें ही अवांछित पौधों को खरपतवार कहा जाता है। अब खरपतवार को किस प्रकार हम उसको निकालते हैं, उसको हटाते हैं निराई करके, या उसको पूरी तरह से बीच में उसको पूरा उखाड़ के हम उसके खरपतवार को हटाया जाता है। तो खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार को हटाने का सर्वोत्तम समय
जब उसमें पुष्प ना हो, बीज ना बने, उससे पहले उसको उखाड़ देना ही सही है, या उसको किसी प्रकार नष्ट करना ही सही होता है, बेस्ट होता है, जब उसमें पुष्प ना हो या बीज ना हो बनने लगे। अब खरपतनाशी, खरपतवार को नष्ट करने को क्या बोलते हैं? खरपतनाशी। किस प्रकार खरपतवार को नष्ट किया जाता है? रसायनों के उपयोग से, विभिन्न प्रकार के जो केमिकल है उससे उस खरपतवार को नियंत्रण में, कंट्रोल में किया जा सकता है, जिसे खरपतनाशी कहते हैं। इसे 2,4-D कीटनाशक, 2,4-D एक नाम है कीटनाशक का, उसका क्या छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने से जो खरपतवार के जो पौधे होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाया जाता है और फुवारा स्प्रेयर की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। किस प्रकार स्प्रे करते हैं? जिस प्रकार, जैसे दिख रहा है आपको, एक किसान है, वो खरपतवार नाशी का उपयोग करता है, एक केमिकल को कुछ मात्रा उसमें खरपतवार नाशी में कुछ पानी की मात्रा उसको मिलाता है और स्प्रे की सहायता से ये खरपतवार को नष्ट कर रहा है। तो ये खरपतनाशी का स्प्रे द्वारा छिड़काव किया जाता है, तो इसके द्वारा खरपतवार को नष्ट करते हैं। अब आगे है छठा, कटाई। अब फसल को पूरी तरह से सिंचाई देने के बाद, खरपतवार नाशी से सुरक्षा करने के बाद, अब बारी आती है कटाई की। जब फसल पक जाती है, इसको ही कटाई कहते हैं। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल की जो कटाई है वो एक इम्पोर्टेंट कार्य होता है। फसल के पक जाने के बाद उसे काटना ही क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे ज़मीन से काट लेते हैं। या तो कटाई के दौरान उसको खींच कर निकाल लेते हैं ज़मीन से पूरा, या उसको ज़मीन के पास से उसको काटना पड़ता है। एक अनाज की फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। 3 से 4 महीने का समय लगता है एक अनाज की जो भी फसल है, गेहूँ, चावल, जौ, मक्का, इसको पकने में 3 से 4 जो महीने हैं उसका पूरा तरह से इसको में समय लगता है। हमारे देश में पहले दरांती एक यंत्र होता है लोहे का, उसकी सहायता से क्या फसल को काटा जाता था। आजकल तो टेक्निक की वजह से ट्रैक्टरों के द्वारा ये कटाई होती है। एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल के बीजों को, दानों को भूसे से अलग करते हैं। अब काट दी फसल, अब फसल को साफ कैसे करें? भूसा, उसका जो बाहर का जो बीज होता है, अंदर का जो बीज होता है, उसके बाहर जो उसका जो कचरा कहा जाता है, उसको किस प्रकार अलग किया जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग का कार्य कंबाइन मशीन के द्वारा होता है। थ्रेसिंग का जो कार्य होता है, थ्रेसिंग किसे कहते हैं? सबसे मेन बात है, क्वेश्चन आ सकता है। बीजों को बीज या दानों को भूसे से अलग करना ही क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग का जो कार्य होता है वो कंबाइन मशीन होती है। कंबाइन मशीन आपको चित्र की सहायता से दिखाती हूँ आपको। ये क्या है? कंबाइन मशीन है। कंबाइन मशीन में थ्रेसिंग की जाती है। थ्रेसिंग क्या होती है? बीजों या दानों को भूसे से अलग करना ही थ्रेसिंग कहलाता है। तो ये इस प्रकार कटाई होती है। अब कुछ जगह ऐसी हमारे भारत में कुछ राज्यों में कटाई का जो समय होता है वो पर्व के रूप में मनाया जाता है, एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो 3-4 महीनों की जो मेहनत होती है उसमें उनको सफलता मिलती है फसल के द्वारा। कटाई पर्व 3-4 महीनों के कठोर मेहनत के बाद कटाई का जो समय होता है, दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय को उल्लास व अच्छे समय का भाव संचारित करता है। किसान के लिए ये समय बहुत खुशी का होता है, सुखदायक होता है, हृदय में उल्लास का होता है, उसकी जो मेहनत का है उसे फल मिलता है। यह समय थोड़ा आराम करने में खुशी का भी होता है, इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय खुशी का होता है या खुशी का मनाया जाता है। कटाई ऋतु के समय कुछ विशेष पर्व होते हैं, जैसे पोंगल हो गया, बैसाखी हो गई, होली हो गया। पोंगल बैसाखी के बीच में कॉमा आएगा आपके। बैसाखी, होली, दिवाली, बिहू, ये कुछ पर्व है, हर राज्यों में बनाए जाते हैं। तो ये कटाई का पर्व से आप कटाई के समय ये कटाई का जो पर्व है ये मनाया जाता है। अब हमारा आगे है लास्ट, हमारा जो है भंडारण। जो हमारा अब कटाई होने के बाद जो अनाज है उनका भंडारण किया जाता है, उनको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जाता है, मंडी तक पहुंचाया जाता है। फसल के कट जाने के बाद उसका भंडारण करना बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। फसल के दानों को अधिक समय के लिए रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों व सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करना ही पड़ता है। फसल को बचाने के लिए
अधिक समय तक उनको भंडारण रखने के लिए तो उन्हें नमी होगी, कीट हो गए, छोटे सूक्ष्म जीव हो गए, चूहे हो गए, इस प्रकार के जो जीव होते हैं उनको उनसे सुरक्षित उनको रखना पड़ता है। भंडारण से पहले बीजों को खूब अच्छे से धूप में सुखाया जाता है ताकि उसमें नमी ना बचे, जिससे क्या उन पर फफूंद या किसी प्रकार वो खराब ना हो। अधिक अनाज के भंडारण के लिए मंडियों में भंडार गृह होते हैं, देखा होगा आपने, इसे ही साइलो कहते हैं। साइलो किसे कहते हैं? जो अधिक अनाज होता है उनके भंडारण करने के लिए मंडियों में क्या एक अलग से भंडार गृह होते हैं, तो इसी साइलो कहते हैं। तो आपको भंडार गृह का चित्र दिखा देती हूँ। भंडार गृह ये इस प्रकार, इसमें बोरियां रखी गई अनाजों की, तो ये भंडार गृह है, फसलों का भंडारण है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है जंतुओं से भोजन। हमें ये पौधों से भोजन तो हमें पता चल गया, क्योंकि फसल ये हमें किससे है? पौधों से मिल रही है। हम मनुष्य दो ही प्रकार से भोजन ग्रहण करता है, या तो पेड़ों से या जंतुओं से। कुछ पौधों से, कुछ पेड़ों से हमें पेड़ पौधों से प्राप्त करता है, और कुछ भोजन जंतुओं से प्राप्त करता है। कैसे? तो हम पढ़ते हैं। जंतुओं से भोजन, जंतुओं से निम्न खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे दूध। दूध हमें किससे प्राप्त होता है? जंतु से ही होता है। गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी, ये क्या है? जंतु ही है, जानवर ही है, तो इनसे हमें दूध की प्राप्ति होती है। शहद हो गया, शहद हमें किससे मिलता है? मधुमक्खियों से। मधुमक्खी क्या है? जंतु ही है, तो हमें शहद की प्राप्ति जंतुओं से मिलती है। अंडे होगी, अंडे किससे मिलते हैं हमें? मुर्गियों से। ये भी जंतु से होने वाले, जो जंतु से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ हैं। मांस हो गया, मुर्गी हो गया, मछली हो गया, बकरा हो गया, ये इन से हमें मांस की प्राप्ति होती है। तो ये जंतु से प्राप्त होने वाले कुछ भोज्य पदार्थ है। अब है पशुपालन की डेफिनेशन है। पशुओं को पालकर उनके खाद्य पदार्थों को प्राप्त करना पशुपालन कहलाता है। पशु को पालना और उनसे जो भी पदार्थ हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं? पशुपालन होता है कहते हैं। जैसे गाय है, गाय को हम क्या करते हैं? पालते हैं, तो गाय हमें क्या देती है? दूध देती है। तो वो क्या है? एक खाद्य पदार्थ है। जंतु से प्राप्त होने वाला क्या है? खाद्य पदार्थ है। तो ये क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। तो आपका जो इस टॉपिक के बाद ये हमारा जो लेसन है ये पूरा हुआ, कंप्लीट हो गया, हमने पूरा लेसन पढ़ लिया। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से आप देखा तो आपको ये पूरा लेसन आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इसको समझिए, तो आपको ये लेसन पूरी तरह से आपका तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो लेसन है, लेसन नंबर 2, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आज आप इतना ही। तो थैंक यू।